जो नया नया बंदा आता है ना उसको नहीं पता होता। ये भी है। आई थिंक तुम लोगों की भी है एक, जो जब तुम लोगों को करवाया था ना तब की भी एक वीडियो है, वही पोस्ट कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कल के कोड ने मुझे थोड़ा तंग किया था। ऑलरेडी थके हुए थे और बिल्कुल लास्ट टाइम था, तो एक इशू हुआ था, अगर आप लोगों ने नोट किया तो। आईडी नहीं चल रही थी, वो उसी वक्त ही चल गया था लेकिन आधे बच्चे भाग गए थे। सिर्फ आप। तो यार कल कल असल में वाकई ये सच बात है, हकीकत बात है, 2 क्लास है मैंने कोई पहली दफ़ा ली, तो ना मेरा आधा दिमाग खाली हो गया था। हाँ, तो आज इंशाल्लाह मैं पूरा रेडी होके आया हूँ। हाँ, आधा किया है। तो बैच 1 पे अब आते हैं, तो आपको हम सही है। तो देखें, कल का वैसे समझा देता हूँ कि कल मैं करना क्या चाह रहा था। कल सबने ये बात समझी थी कि मैंने कहा था डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की लफ्ज़ किसी ने समझा था? यस सर। देखें, ये एक लफ्ज़ है। हाँ, अभी आप क्या पढ़ रहे हो? जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इतना सबको याद है। यस सर। जावास्क्रिप्ट में मैंने एक लफ्ज़ लिखा है डॉक्यूमेंट। देखें, HTML कोड को मुझे अगर इस्तेमाल करना है या HTML कोड से मुझे कुछ भी चीज़ उठानी है, क्योंकि वो देखें वो दूसरी फाइल में लिखा है index.html और जावास्क्रिप्ट दूसरी फाइल में लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, HTML की फ़लाँ चीज़ मुझे इस्तेमाल करनी है, तो जाहिर सी बात है उसको किसी तरीके से मुझे वहाँ से उठाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में HTML को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो कैसे होता है? डॉक्यूमेंट के थ्रू। ये एक जावास्क्रिप्ट का लफ्ज़ है डॉक्यूमेंट, जो कि इस्तेमाल ही इस वजह से होता है कि इसके अंदर पूरी की पूरी HTML आपकी सेव हुई भी होती है। अगर वो आपको एक्चुअली देखना है कि क्या ऐसा है, तो आप अब इसको चलाएं, जावास्क्रिप्ट का ये HTML चलाएं, आप F12 दबाएं। कंसोल में अगर आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को एंटर दबाएं, तो देखेंगे उसने आउटपुट में आपको क्या दिया, आपकी पूरी की पूरी HTML। सही है। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट एक वेरिएबल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपकी सारी HTML को सेव कर लेता है। अब ये बात मुझे पता थी। कल मैंने एक काम करने की क्या कोशिश की जिस पे हमारे एक एरर आया। मैंने क्या करा था, उसको मैंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ी थी हमने, सही है, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप पढ़ी थी, वो कैसे दिखती थी? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही था ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम नेम लिखते थे, ठीक है, और इस नेम को हम कोई भी चीज़ लिख देते थे, ठीक है, इसका हम वेरिएबल दे देते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल यही होता था। अब मैं कहता था कि मुझे स्टूडेंट का क्या चाहिए? नेम। तो मैं कैसे लिखूंगा? स्टूडेंट डॉट डॉट नेम। अब देखें, ये स्टूडेंट डॉट आपको बता रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को उठाना चाहते हो, ठीक है, ये आपको क्या बताता है? ये डॉट। इसी तरीके से ये जो डॉक्यूमेंट है, इसने इसको क्या बना लिया है? ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरी HTML को उसने क्या बना लिया है? ऑब्जेक्ट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से पहले से लिखा हुआ है, मैं सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको पढ़ने में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं एक एलिमेंट उठाना चाहता हूँ, किसकी मदद से? आईडी की मदद से। और वो आईडी क्या है? हेडिंग 1। अब अगर हम HTML में आए तो ये हमारी हेडिंग 1 है, ठीक है, और मैं इसको मिटाता हूँ, और कंसोल लॉग क्या होना चाहिए? मैंने इसको रीलोड किया, लेकिन कंसोल लॉग में क्या आया? पूरा का पूरा टैग। उसकी वजह क्या है? जब कोई भी चीज़ आप इधर से मंगवाओगे,
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो वो आपको सिंपली वो पूरा का पूरा एलिमेंट उठा के दे देता है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि इस एलिमेंट के साथ मुझे करना क्या है। ठीक है, तो वो अगर आपने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो सिंपली आपको टैग दे देगा। तो हम एक लफ्ज लिखते हैं, हम कहते हैं कि शहाब ऑफिस में चले जाएं आप। तो ये पूरा एक ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने एक उसकी वैल्यू निकाली। अब जावास्क्रिप्ट में ये भी अब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक पूरा जो टैग है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं उसका डॉट इस्तेमाल करूंगा। डॉट क्या? इनर HTML। सही है। अब हम आगे पीछे देखते हैं कि इनर HTML से क्या फ़र्क पड़ा। इसको मैं रिलोड कर दूं तो क्या आ गया? वेलकम। इनर HTML का क्या मतलब होता है कि इनर HTML वो सिंपली बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ दे दो। ठीक है, ये वाली चीज़ दे दो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का जो आईडी आपने दी है सिंपल उसको वो पास करें, और डॉट इनर HTML। डॉट इनर HTML वो आपको क्या दे देता है? ये। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको बहुत यूज़ करने को मिलती है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम ये बार बार लिखना नहीं चाहते। ठीक है, तो हम सिंपली इसको क्या बोल देते हैं कि हम वार पी हेडिंग, ठीक है, और हम इस पूरे को इसके अंदर सेव करा लेते हैं। नॉर्मली ये हमारी प्रैक्टिस ही होती है। अब मुझे पता है कि पी हेडिंग के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा टैग, पूरा पी का टैग। अब मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल करता रहूँगा कि मुझे इसके साथ क्या चाहिए, मुझे इसका इनर HTML चाहिए। इसके और भी फंक्शंस हैं, सिर्फ ये नहीं है। आप इधर से डायरेक्ट इसकी CSS की प्रॉपर्टी भी बदल सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू मुमकिन है। तो आप जो भी चेंजेस करोगे वो आप कैसे करोगे? अब यहाँ से, क्योंकि आपको ये बार बार ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मली अब ये वेरिएबल्स कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर मैं इसको इस कंसोल लॉग को उठाता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने इसको रीलोड किया तो दोबारा भी वेलकम आ गया। बस फ़र्क क्या हुआ कि मैंने अब क्या इस्तेमाल किया है? एक वेरिएबल। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे करता हूँ और मैं लिख देता हूँ हेलो। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं आके इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आया? हेलो वर्ल्ड। अगर आप मज़े की बात देखेंगे वहाँ भी क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर आप इसका HTML देखें तो HTML मैंने क्या लिखा हुआ है? वेलकम। तो हुआ क्या कि मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये HTML के बीच में जो टेक्स्ट थी उसको बदल डाला। और वो मैंने सिंपली कैसे बदला? मुझे पता था कि इस वेरिएबल में पी हेडिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है? मेरा पूरा टैग। मैंने उसकी इनर HTML को बुलवाया और उसको किसके बराबर कर दिया? हेलो वर्ल्ड। वेलकम जो है अब वो पीछे है। वो पहले ये हो रहा है कि अभी मैं बताता हूँ, पहले आपकी HTML लोड हो रही है। ठीक है, HTML लोड होने के बाद वो फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है। जावास्क्रिप्ट में देख रहा है कि क्या क्या चेंजेस मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखी हैं, फिर उनको अप्लाई करता है, फिर वेबसाइट चलाता है। तो बेसिकली ये हो रहा है। HTML चली है, उसके अंदर वो वेलकम है, लेकिन उसने क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो जावास्क्रिप्ट ने उसको मिटा के ये लिख डाला। सही, ये चेंजिंग हो गई। एक और चीज़ है, कल क्या एरर हुआ था? कल ये एरर हुआ था, अगर मैं जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो स्क्रिप्ट का टैग है इस पर मैंने index.js लगाई हुई है। ठीक है, तो ये नॉर्मली मैंने बोला था कि बॉडी के आखिर में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले HTML चले, बाद में क्या चले? जावास्क्रिप्ट। तो कल जब ये नहीं चला और फाइनली मैंने HTML चेक की तो सिंपली ये यहाँ पे लगा हुआ था हेड में। ठीक है, अब अगर आप इसको चलाएंगे तो वो आपको एरर देगा। वो एरर क्या देगा? वो मसला उसके साथ क्या हो रहा है? वो HTML क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। वो जब ये पढ़ता हुआ आ रहा है तो उसको ये बोल रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट चलाओ। जब वो जावास्क्रिप्ट चलाने जा रहा है तो जावास्क्रिप्ट जब वो चलाने जा रहा है
और जब ये हेडिंग को बुलाने की कोशिश कर रहा है तो अभी देखें ये टैग यहाँ पर है, तो ये वाला टैग अभी तक बना ही नहीं है, तो वो एरर क्या दे रहा है, वो एरर क्या दे रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में उससे क्या मिला है, नल, क्योंकि वो टैग वहां बना ही नहीं, तो वो ये एरर दे रहा है। तो मैंने सिंपल क्या किया, जब मुझे दिखा कि ये मिस्टेक है, मैंने सिंपल इसको कट किया, मैंने बॉडी के एंड में इसको पेस्ट कर दिया। अब आप इसको चलाएं, बिल्कुल सही चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टैग बन गया। इसका एक और तरीका होता है जो कि नॉर्मली मैं अप्लाई करता हूं, लेकिन शायद आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं वो भूल गया था। मैं नॉर्मली इसके साथ डेफर लिख देता हूं, ठीक है? क्या लिख देता हूं? डेफर। अगर आप इसको अब आएँ, इसको रीलोड करें तो अब भी सही काम करेगा। ये डेफर क्या कहता है? ये डेफर कहता है कि पहले तुम HTML लोड कर लो फिर ये चलाना। डेफर का अंग्रेजी में लफ्ज़ ये होता है कि ये अभी के लिए रोक लो, बाद में चलाओ, ठीक है? तो ये डेफर का कीवर्ड है, ये आप अपने पास लिख लें। अच्छी बात है कि आप इसको हमेशा लगाए रखें ताकि फिर आपसे गलती नहीं होगी। भले फिर आप इसको HTML में कहीं भी लगाएं स्क्रिप्ट को, वो हमेशा तभी चलेगा जब पूरा HTML लोड हो जाएगा। सही। तो अब आप देख रहे हैं कि ये लाइंस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि स्क्रिप्ट आप कहाँ पे रखेंगे। अगर आपकी अब मल्टीपल स्क्रिप्ट है, मतलब एक JS की फाइल नहीं है, 3 JS की फाइल है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस फाइल को मुझे ऊपर रखना चाहिए, किसको बीच में रखना चाहिए और किसको आखिर में रखना चाहिए। ये वो चीज़ डिसाइड करेगी कि भाई पहली वाली में जो चेंजेस होने हैं क्या उसका दूसरी से कोई ताल्लुक है, या कोई ऐसा ही जो आखिरी वाली स्क्रिप्ट है, याद रखिएगा कि जो वो चेंजेस करेगी विजिबल वही चेंजेस आएंगे। अगर 2 स्क्रिप्ट में एक जैसे चेंजेस हैं तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर फर्ज करें 2 स्क्रिप्टें होती और दोनों इसका जो ये हेलो वर्ल्ड है इसको बदल रही होती। एक बोलती कि नहीं वेलकम लिखो, एक बोलती कि हेलो वर्ल्ड लिखो, चलेगा किसका? जो सबसे नीचे होगी, जो सबसे नीचे होगी, ठीक है? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। तो पहले वो ये पढ़ के आएगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ लेगा, बाद में उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो वो किसकी अप्लाई कर देगा? जो बाद में आएगी। सही है। ये हमने सेम CSS में भी पढ़ा था सेलेक्टर्स में कि मैंने बोला था कि पहले एक प्रॉपर्टी आप लिखें, उसका कलर रेड कर दें, फिर आप सेम प्रॉपर्टी सेम चीज़ लिखें और उसको ब्लू कर दें, तो चलेगा कौन सा? जो नीचे होगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ आता है। उसने ब्लू रेड कर दिया पहले, बाद में उसने पढ़ा कि भाई ब्लू करना है तो उसने ब्लू कर दिया, ठीक है? उसका एक मैंने CSS में आपको तरीका बताया था कि इंपॉर्टेंट लगा देते हैं बीच में, तो इंपॉर्टेंट क्या करता है? वो उसको नलिफाई कर देता है, वो कहता है कि नहीं यही लगेगा। सही है। तो ये खैर CSS पता नहीं क्यों मैं वापस चला गया, लेकिन चलें अब हम इस पर दोबारा वापस आते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल रही है। पहले अब हम इस पर ना कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। हम लिखते हैं कि पहले हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे थे? प्रॉम्प्ट। क्या करना है? ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। व्हाट इज़ योर नेम? इसको ज़रा चला के देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके। तो मैं इसको सेव करवा देता हूँ var यूज़र नेम। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं कॉन्कैटिनेशन इस्तेमाल करता हूँ। मैंने हेलो बोला, मैंने प्लस किया और मैंने यूज़र नेम इधर लगा दिया और मैं इसको P को हटा के मैं कह रहा हूँ H1 ताकि वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे।
अब इसको मैंने मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, बोलता हूँ अखलाक, मैंने ओके किया तो वो कह रहा है हेलो अखलाक। ठीक है, इस तरीके से एक तरह से मैंने वेब पेज ये क्या कर लिया, थोड़ा डायनेमिक कर लिया। उसने पहले मुझसे डेटा ली और उसने HTML में इंसर्ट करवा दिया। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें तो आपका जो HTML शो करेगा उसमें हेलो अखलाक शो करेगा, वेलकम शो नहीं करेगा। सही है, तो ये आपकी छोटी सी अभी समझ लेंगे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन छोटी सी एक ऐप है। तो ऐसे आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि आपने इनर HTML बदल के उसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग डेटा कर लिया। वैसे आपको ये पता लग रहा है कि ये डेटा को ऐसे चेंज किया जाता है आपकी HTML के अंदर। ये अभी बिल्कुल आपने एक बने बनाए एलिमेंट के अंदर उसकी जो HTML है सिर्फ वो बदली है। आप इसके ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि आप वो टैग बना भी सकते हैं। आपने एक टैग बनाया, जैसे एक टेबल है, जब थोड़ा हम आगे चलेंगे जो सबसे कोई अगर इसमें मुश्किल काम है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। तो उसमें है कि एक पूरी की पूरी टेबल बना देना बिना किसी इधर टेबल के होते हुए। ठीक है, सब कुछ जावास्क्रिप्ट में हो, एक पूरी टेबल बने, उसकी रॉ बने, रॉ के अंदर हेडिंग्स डलें, हेडिंग्स के बाद उसकी रॉ और रॉज डलें। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा हो, वो डेटा हम एक ऑब्जेक्ट सिंपल बना लेंगे, लेकिन वो हम ये सोचें, आप ये सोचेंगे कि ये सर्वर से डेटा आया था, क्योंकि सर्वर से जब डेटा आता है तो किस में आता है, ऑब्जेक्ट में। आप उस ऑब्जेक्ट से डेटा उठाकर एक पूरी की पूरी आप क्या बना देंगे, टेबल। वो आपका एक एक्चुअल यूज़ केस हो जाएगा एक जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट किस लिए इस्तेमाल होती है। आपने डैशबोर्ड देखे होंगे, डैशबोर्ड्स में यही होता है कि एक टेबल बना हुआ होता है, उसके अंदर डेटा बदलता रहता है। तो कैसे बदल रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बदल रहा है। यही काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन अभी ये थोड़ा था डॉक्यूमेंट डॉट ये सब कुछ, अभी हम थोड़ा दोबारा बेसिक्स की तरफ चलते हैं जावास्क्रिप्ट की, लेकिन क्योंकि वो ज़रूरी हैं हम उनको छोड़ नहीं सकते। अब दोबारा हम चलते हैं कंसोल के पास, सोर्सेज नहीं कंसोल, इसको हम क्लियर आउट करते हैं। अब स्ट्रिंग मेथड्स मैंने पढ़ाए थे कल, हमने स्टार्ट किया था किससे, एरे मेथड से, लेकिन एरे मेथड कम थे। मैं आज लिख के लाया हूँ जो आपको पढ़ाने हैं, क्योंकि एरे मेथड जो थे आपके कुछ रह गए थे इसी वजह से। सही है, तो सबसे पहला है, बहुत आसान है। अब हम क्या करते हैं, एरे 1, सही है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 1 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे तवज्जो दें, ये नहीं देखोगे भूल जाओगे पता नहीं क्या किया मैंने, उधर देखो। सही है, मैंने क्या बनाया, सिंपल एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर मैंने एक एरे बनाई। एरे सब देख रहे हैं, सबको अब पहचान में आती है कि ये एरे है। एरे के अंदर मैंने क्या एलिमेंट क्या रखे हुए, 1 2 3। ठीक है, एंटर मारा, एरे बन गई, सेट है। अब मैंने एरे 2 बनाई, ठीक है, सिंपल वैसे ही बनाऊंगा, वो 1 2 3 था, ये 4 5 6। अब मेरे पास क्या आ गई, 2 एरेज, एरे 1 एरे 2। अब मैं बनाता हूँ एरे 3, लेकिन एरे 3 कैसे बनाता हूँ, एरे 1 डॉट कॉनकैट एरे 2। ठीक है, तो एरे 3 में क्या एलिमेंट्स आ गए, सबके, दोनों के। तो मैंने बेसिकली क्या कर लिया है, दोनों एरेज को ऐड कर दिया। लेकिन एरे को ऐड करने का तरीका क्या है, डॉट कॉनकैट। अब इसमें एक लॉजिक है, एरे 1 डॉट कॉनकैट, मैं एरे 2 डॉट कॉनकैट 1 भी तो कर सकता था। सही है, मैंने एरे 1 ही क्यों पहले लिखा, वो वजह ये है कि जो आप पहले लिखेंगे ना उसके एलिमेंट पहले आएंगे। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो और जिस तरीके से आपको चाहिए आप वैसे इसको प्रिंट करा लें। अगर आपको चाहिए था कि नहीं 4 5 6 पहले आए 1 2 3 बाद में आए, तो उसका मतलब है आपको करना चाहिए था एरे 2 डॉट कॉनकैट एरे 1। सही, प्लस में यार पाइथन में का वो तरीका है, लेकिन यहाँ पर इसका ये स्टैंडर्ड वे है, तो आप ऐसे करेंगे। ये पूरा आप अब एक पेज बना लें, उसके ऊपर हेडिंग डालें एरे मेथड्स और नंबर 1 कॉनकैट। अब पूरा एक सीक्वेंस के साथ ले जाइए, ठीक है, ताकि आपके नोट्स क्लियर बने।
सही है, तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, अब हम कहते हैं एरे मेथड्स, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिस्ट बनानी चाहिए। अब आप उम्मीद है कि आप बना रहे हैं अपने पास, लेकिन मैं भी अपने पास बना लेता हूँ। पहले हमने कौन सा देखा, कॉनकैट। अब हम नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में मैंने दिया हुआ है, अच्छा ये इंडेक्स ऑफ। देखिए बहुत सिंपल मेथड्स हैं, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए और इनका यूजेज होती है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ। एक ख्याल रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली कैमल केस इस्तेमाल करता है। कैमल केस का मतलब आपको पता होगा कि जो दूसरा लफ्ज़ शुरू होता है उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल रखता है वो। आप इसकी ये चीज़ आप उसके जितने भी नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें ये चीज़ देखेंगे। गेट एलिमेंट बाय आईडी को देखें कि उसका ई बड़ा है, बी बड़ा है और आई बड़ा है। तो यही कन्वेंशन आप जितनी भी अब आप मेथड्स भी पढ़ेंगे उसमें भी सेम रहेगी। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ एक बहुत ज़बरदस्त इसका प्रॉपर्टी है। अब एरे 3 हमने एक बनाई थी एरे। अब मैं कहता हूँ कि एरे 3 डॉट इंडेक्स ऑफ, मुझे इंडेक्स पता करना है किसका, इस 4 का। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, 3। उसकी वजह क्या है, 0 1 2 3। तो वो आपको इंडेक्स रिटर्न करता है आपके उस आइटम का जो आप उसको पूछोगे। इंडेक्स ऑफ का सिंपल ये काम। ठीक है, तो हम यही काम दोबारा एक दफ़ा, वो तो चलो नंबर्स थे, इस फ्रूट्स पे देख लेते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो हमने सिंपली फ्रूट्स, जो कि इस एरे के वेरिएबल का नाम है, ये एरे का वेरिएबल है, सही है। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ में मैं अब लिखूंगा एप्पल। तो वो क्या कह रहा है, 0। एक काम करते हैं, मैं एप्पल का ए बड़ा कर देता हूँ, तो अब वो मुझे क्या रिटर्न करता है, -1। कैच 1 2 3 नहीं, इंडेक्स ऑफ में आप 1 2 3 क्या मतलब, वो तो वो पिछले जो थे वो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स थे। तो तभी मैंने ये थोड़ा वर्ड्स लिखे, आपको पता लगे। आप ये एलिमेंट की वैल्यू इसको देते हो, वो आपको ये बताता है ये किस पोजीशन पे पड़ा है इस एरे के अंदर। ठीक है, तभी मैंने ये दूसरी कौन सा, हाँ उसने दिया है, उसने दिया है, वो आपको बता रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ। हाँ ये है। अब देखें, ये आप कंडीशन लगाते हो जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, तब आपको ये कंडीशन होती है कि अगर उसको ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी एरे के अंदर, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, -1। उसके -1 बताने का मतलब ये है कि ये नहीं मिला, ये मेरे पास मौजूद नहीं है, इस एरे में ये एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा वो क्या रिटर्न करेगा, -1। तो आप कंडीशन में ये आप इस्तेमाल कर सकते हो कि जब भी -1 आए इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको ज़रा सोचें तो ये एक सर्च लिखने का तरीका है। आप सर्च में कोई चीज़ टाइप करें, ठीक है, और वो आपको ये रिटर्न करके बताता है। अगर वो कोई इंडेक्स आया तो सर्वर को पता लग जाएगा कि ये चीज़ मेरे पास है। अगर उसको -1 रिस्पॉन्ड हुआ तो वो समझ जाएगा ये चीज़ मेरे पास नहीं है, बहुत सा। तो ये इंडेक्स ऑफ का काम है और ये काफ़ी यूज़ होता है, इसको आप देखिएगा। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है कि भाई थोड़ी जो मैंने देखी थी, अब एरे 3 ये मेरी एरे है। अब मुझे, बल्कि नहीं, फ्रूट्स में बताओ। अब मैं चाहता हूँ ये मैंगो
मुझे अभी तो मैंने कहा कि मैंने उसको एप्पल दिया तो उसने मुझे उसकी पोजीशन बताई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पोजीशन पता है, मैंगो की मुझे पोजीशन पता है कि 1 है और मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो ये मैं कैसे उठाऊंगा? ये बात समझ आ रही है? मुझे पोजीशन पता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यू दो, तो ये मैं उसको कैसे जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखूंगा मैं? ये किसी को पता है? फ्रूट डॉट, वो एक प्रॉपर्टी है। एक और तरीका, हाँ बस सिंपल, तो ये फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 क्या आ गया? मैंगो। तो ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है? ये आप एक साथ लिख लें। अगर आपके पास पोजीशन पता है और आपको वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे निकाल लें, और अगर आपके पास वैल्यू पता है और आप उसको पोजीशन चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? इंडेक्स ऑफ। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की ऑपोजिट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इंडेक्स ऑफ पढ़ लिया। अब हम 3 पढ़ेंगे, ज्वाइन। ये ज्वाइन मेथड है ना? ये भी मेथड है, हम सारे एरे मेथड्स पढ़ रहे हैं, ऊपर उसकी हेडिंग डली हुई है। ठीक है, अब हम दोबारा फ्रूट्स लिखते हैं। मेरे पास फ्रूट्स की एरे आ गई। ठीक है, अब इसको पहले देख लेते हैं कि ये ज्वाइन करता है क्या है। कोई भी बात करने से पहले ये अगर मैं दिखा दूं तो ज़्यादा आसान है। अब क्या हुआ है, मैंने फ्रूट्स एक एरे थी, एरे के अंदर एप्पल मैंगो बेरीज थे, और नीचे जब मैंने इसको ज्वाइन लिखा, ज्वाइन का मेथड इस्तेमाल किया, तो नीचे देखें क्या आ गया। हाँ हाँ, ये टेक्निकल ज़बान थी। उसने क्या, एरे को क्या बना दिया है? स्ट्रिंग बना दिया है। एरे को क्या बना दिया है? स्ट्रिंग। अब ये एप्पल मैंगो बेरीज अलग अलग नहीं है, सही है? आप ये नहीं कर सकते कि आपने इसको किसी वेरिएबल में सेव करवाया और उस वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखा तो वो आपको एप्पल देगा। नहीं, एप्पल नहीं देगा, वो आपको ए देगा, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रिंग है, ये एरे नहीं है। अब ठीक है, तो ये ज्वाइन के मेथड से आप क्या करते हो? एरे को किस में कन्वर्ट कर देते हो? स्ट्रिंग में। ये नॉर्मली हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास 2-3 कॉलम्स हों, हमें उसकी वैल्यू को मर्ज करना हो, मिलाना हो, तो हम ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। या एक और इसका तरीका है कि आप क्या करते हो कि भाई एक फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आप उन दोनों को प्लस करना है तो आप ज्वाइन इस्तेमाल कर लेते हो। एक और होता है कि आपको डे, मंथ और ईयर लिखा हुआ है एक एरे के अंदर, डे, मंथ और ईयर है, हमें उसको स्ट्रिंग में एक जगह मिला के कहीं पे सेव करवाना है, तो हम ज्वाइन का मेथड यूज़ करते हैं। ज्वाइन का मेथड वैसे बहुत यूज़ होता है। तो अभी इसको हम एक और एक चीज़ देखते हैं इसकी। अब हम एक और काम देखते हैं इसका, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन। अब ज्वाइन एक फंक्शन है, ये मैंने बात बताई थी, क्योंकि हर मेथड क्या होता है? एक फंक्शन होता है, सही है, जो कि क्लास के अंदर लिखा हुआ होता है। ये कल मैंने बात कही थी लेकिन समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आपने क्लासेस नहीं पढ़ी हुई, तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। आपके कुछ दोस्त असल में लिख रहे हैं तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप लिखें, इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, अब देखें, डॉट ज्वाइन तो मैंने लिख लिया, और इसने क्या, इसको सेपरेट किससे किया है? कॉमा से। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पर, अब उसने इसको सेपरेट किससे किया है? डैश से। इसका मतलब है कि आप इसको बता सकते हो कि आप इसको किसके थ्रू मर्ज करो। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने डैश दिया, आप स्पेस भी दे दो, आप स्पेस दे दो, सिर्फ स्पेस दे दो, तो नीचे देखोगे एप्पल मैंगो बेरीज स्पेस के साथ लिख गए। हत्ता कि आप इसमें जो भी चीज़ दोगे ये सिर्फ उसको बीच में लगा देगा, ये और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, आपने स्लैश दे दिया, उसने स्लैश लगा दिया।
ये वही रिप्लेस वाला काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, और सारे एलिमेंट्स को एक जगह चिपका दे रहा है। रिप्लेस याद है सबको? तो आपने ज्वाइन भी पढ़ लिया। ज्वाइन के बाद है, अच्छा ठीक है, अब ये एक पेयर है, ठीक है। पेयर कैसे, क्या मतलब है कि इन दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक है पॉप और दूसरा क्या है, पुश। पॉप और पुश। पॉप क्या करता है कि लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट कर देता है, और पुश क्या करता है, लास्ट वाला एलिमेंट ऐड कर देता है। दोनों का काम लास्ट एलिमेंट से है। पॉप आपका वो एलिमेंट रिमूव करता है और पुश आपका वो एलिमेंट ऐड कर देता है। सही है, दोनों का एक दूसरे से ऑपोजिट काम है और ये यूज़ होते हैं, अच्छा खासे यूज़ होते हैं। पॉप का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को तोड़ देना, तो वो इस वजह से उन्होंने पॉप उसका नाम रखा हुआ है, लास्ट एलिमेंट। और पुश तो बहुत आसान सा लफ्ज़ है, खैर। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। एक तो मैं क्लियर पता नहीं क्यों लिखता हूँ बार बार। अब हमारे पास फ्रूट्स की एरे थी। अच्छा, ये आपने देखा कि ये हमने जॉइन यूज़ किया, हमने कॉन्कैटिनेट यूज़ किया, उसका एक्चुअल एरे पे कोई फ़र्क अभी तक नहीं आया है। एक्चुअल एरे जो असल एरे मैंने बनाई थी वो वैसी की वैसी ही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फ्रूट्स डॉट, पहले देखते हैं पॉप। पॉप की मैंने डेफिनेशन, आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए। एप्पल, मैंगो, बेरीज में अभी क्या होना चाहिए, पॉप को निकाल दिया, क्या रिमूव हो जाएगा, बेरीज। एंटर मारा तो वो आपको क्या बता रहे हैं, मैंने क्या डिलीट किया, बेरीज। अब हम फ्रूट्स देखते हैं क्या आ गया। लेकिन यहाँ पे एक बार नोट कीजिएगा कि पॉप करने के बाद मैंने वो किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाई थी, ठीक है। वो डायरेक्टली उसने एक्चुअल एरे से डिलीट कर डाला है, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा आप। ये मिस्टेक ये हो जाती है कि हम कहते हैं कि भाई फ्रूट्स डॉट पॉप, ये तरीका होता है ना कोई भी एक ऐसी मेथड लगाने का जो मुझे पता है कि सेव नहीं होगा। वो मेथड चल जाएगा लेकिन वो सेव नहीं होगा, तो मैं उसको किसके इक्वल करवा देता हूँ, उसी के वेरिएबल से। तो जो नया अब वो एरे बनेगी, मैं कहता हूँ कि वो इसमें सेव करा दो। लेकिन देखिएगा कि इसका क्या मसला होता है। अब मैंने इसको एंटर दबाया, सही है, मैंगो डिलीट हुआ क्योंकि बेरीज पहले डिलीट हो चुका था। तो लेकिन अब मैंने फ्रूट्स किया तो वो क्या मुझे रिटर्न कर रहा है, मैंगो, एरे नहीं। क्योंकि मसला क्या हुआ कि ये पूरी जो वैल्यू है फ्रूट्स डॉट पॉप, ये रिटर्न क्या करवाता है, जो उसने डिलीट किया है। तो आपने बेसिकली जो डिलीट हुआ था आपने वो इसके अंदर सेव करा दिया, तो वो एरे पीछे से गायब ही हो गई, हटी गई, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा। इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप पहले मेथड लगा के चेक कर लें कि क्या वो ओरिजिनल वेरिएबल में डिफरेंस कर रहा है कि नहीं। अगर वो ओरिजिनल वेरिएबल में डिफरेंस कर रहा है तो उसको आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ओरिजिनल वेरिएबल में फ़र्क नहीं ला रहा तो आपको ये करने की ज़रूरत है, सही है। तो ये सिंपल आपको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। अब जैसे कि इसमें था कि हमने खुद चेक किया, हमने फ्रूट्स की, अब ऊपर ऊपर जाते हैं, ये रही। अब इसको हम दोबारा बनाते हैं। अब मैं इसको फ्रूट्स डॉट, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड लगाऊंगा पॉप, सही है। यहाँ पे बेरीज आ गया। अब मैं दोबारा से ओरिजिनल अपनी देखूंगा और उसमें चेंजिंग आ गई है। इसका मतलब है कि मुझे इसको सेव करवाने की ज़रूरत नहीं थी। अब यही काम हम दोबारा करते हैं, किसके साथ, फ्रूट्स डॉट पुश, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। और पुश सिंपली क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट ऐड कर देता है। तो फ्रूट्स डॉट पुश में हम दोबारा से इसकी जो पाइनएप्पल अब ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट आपको बेसिकली क्या देता है,
ये पोजीशन बताता है कि मैंने किस पोजीशन पे ऐड कर दिया था। ये सिंपल आपके इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपके किसी कोड में यूज़ हो सकता है कि आपने लास्ट एलिमेंट कौन सा ऐड किया था, ठीक है। ये सेम काम है लेंथ वाला है, ये आपकी लेंथ है एरे डॉट लेंथ, ये आपको उससे भी पता चल जाएगा, ये आपको नॉर्मली खुद भी बता देता है। वैसे नॉर्मली हम इसकी वैल्यू यूज़ करते ही नहीं है, सही है, ऐसा ही है, खुद ब खुद बताता रहता है। लेकिन अगर हम फ्रूट्स को चेक करें जो कि ओरिजिनल एरे थी, तो आप देख रहे हैं कि उसमें ऐड हो गया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो मेथड है पुश, इसको भी सेव कराने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरिजिनल एरे में खुद ब खुद ऐड कर दे रहा है। तो पुश और पॉप ये तभी मैंने एक साथ लिखे क्योंकि इनका काम ऑलमोस्ट एक जैसा है दिखने में, लेकिन काम एक दूसरे से ऑपोजिट करते हैं। एक ऐड करता है और दूसरा डिलीट करता है, पुश और पॉप। ठीक है, अब पांचवे पे आते हैं। देखिए एरे इतने सारे, देखें मेथड्स क्यों गिवन है एरे में, क्योंकि एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। एरेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जो आपके जितने भी डेटाबेसेस हैं वो समझ लें कि एरेज पे काम करते हैं। उनका जो एक कॉलम होता है वो बेसिकली एक एरे होती है, सही है। एक कॉलम एक एरे है और एक रॉ भी एक एरे है, तो वो एक मैट्रिक्स बनता है। उनका एक्चुअली अगर आप डेटा को आउटपुट करवाते हैं तो उनका डेटा कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पे फर्ज करें कि हेडिंग होती है, ये 1 2 3, फिर ये दूसरी रॉ होती है कि यहाँ पे ये कि ए बी सी, ये क्या है, ये मैंने 2 डायमेंशनल एरे बनाई है, सही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये एप्पल मैंगो पाइनएप्पल 1 2 3 4 5 ये 1 डायमेंशनल थी। अभी मैंने एक एरे के अंदर एरे बनाई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। तो इसमें एक रॉ होती है और एक कॉलम होता है। जितने भी आपके डेटाबेसेस हैं बेसिकली वो इस मेथड पे काम करते हैं। एरे इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आपके पास जितना डेटा मैनिपुलेशन होती है वो ज़्यादातर एरेज के अंदर होती है और ऑब्जेक्ट्स के पास होती है। स्ट्रिंग और नंबर तो समझ लें कि अगर ए बी में वो तो साथ साथ चलता ही रहता है हर किसी के, लेकिन असल जो काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट और एरेज का है। अब एरेज में हमने पुश और पॉप पढ़ लिया। अब उसके बाद एक सिंपल है वैसे फ्रूट्स डॉट क्या है, रिवर्स। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो सिंपली उसने क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। ये ज़्यादा मज़े का तब लगेगा जब हम 1 2 3 को करेंगे तो वो 3 2 1 कर देगा, सही है। तो रिवर्स एक है, लेकिन चेक करने वाली क्या चीज़ है कि ये ओरिजिनल एरे में चेंज लाया कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि उसने ओरिजिनल एरे को बदल डाला है, तो इसका मतलब है कि रिवर्स इम्प्लिसिट है, वो खुद बदल देगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लिख ली। हम इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं। ए जो है 1 2 3, ठीक है, इसको मैंने लगाया ए डॉट रिवर्स, तो ये हो गया 3 2 1। रिवर्स सिंपली यही काम करता है कि वो पोजीशंस को ऑपोजिट कर देता है, ठीक है। अब हमने रिवर्स पढ़ लिया, लेकिन रिवर्स को मैं कहूँगा 6, क्योंकि 5 पे मुझे एक और बताना है। 5 है शिफ्ट और अनशिफ्ट, ठीक है। आपने पॉप और पुश पढ़ा, वो क्या करते थे, लास्ट एलिमेंट को ऐड और डिलीट करते थे। अब शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करते हैं, वो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड और डिलीट करते हैं। सेम काम, बस पोजीशन चेंज है, वो लास्ट ये फर्स्ट। तो अब फ्रूट्स है, सही है। फ्रूट्स की ये एरे है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। पहले मैंने लगाया एलिमेंट, ये मेथड शिफ्ट को जब मैं लगाया मैंने, तो इसने क्या आउटपुट दिया, पाइनएप्पल। इसका मतलब है उसने पाइनएप्पल को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से अपनी एरे चेक करूँ तो वो किस पोजीशन में, तो उसमें मैंगो और एप्पल बच गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी डायरेक्ट ओरिजिनल एरे में चेंजेस कर देगी, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पुश और पॉप
लास्ट के लिए था शिफ्ट ये फर्स्ट के लिए सिंपल, बहुत इजी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट किया। अब हम क्या चला रहे हैं, अनशिफ्ट। अनशिफ्ट के अंदर मैंने क्या दे दिया, पाइनएप्पल। याद रहे कि शिफ्ट के अंदर कोई भी हमने चीज़ उसको डेटा नहीं दिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। अनशिफ्ट को उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या ऐड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको कह रहा हूँ पाइनएप्पल, और ये कोटेशन मार्क्स आपको देने की तब ज़रूरत है जब आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो। अगर आप नंबर पास करोगे तो ये नहीं देने की ज़रूरत है। अच्छा, एरे में कुछ भी पुश और अनशिफ्ट हो सकता है। हर डेटा टाइप उसमें पुश भी हो सकता है, हर डेटा टाइप उसमें अनशिफ्ट भी हो सकता है। मेरे ये कहने का क्या मतलब है कि आप नंबर भी पुश कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी पुश कर सकते हैं, आप एक दूसरी एरे भी पुश कर सकते हैं, और आप एक ऑब्जेक्ट भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई मना नहीं। तो ये आपका हो गया अनशिफ्ट। इसको मैं अगर मैं चलाऊँ तो इसने मुझे बिल्कुल वही रिप्लाई दिया है जो पॉप देता है, वो उसने उसकी पोजीशन बता दी, सॉरी पुश देता है। तो आप देख रहे हैं कि पाइनएप्पल ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड हो चुका है। क्या ये क्या बताया, हाँ ये 0 पे आया इसने। आई थिंक ये आइटम नंबर ऑफ आइटम्स बताया है। इसको दोबारा देते हैं। और हाँ ये वो बता रहा है, लेंथ बता रहा है। दो दफ़ा पाइनएप्पल ऐड हो गया क्योंकि मैंने वो 2 दफ़ा चला दिया। खैर अनशिफ्ट हो गया। अरे यार क्या नहीं, अभी वो मैप का फंक्शन है, वो अभी तक नहीं आया। सबर सबर सबर, इजी इजी चलो, दूसरों को क्या दो। अच्छा, अब आपके पास रिवर्स के बाद आ रहा है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट बहुत आसान काम करता है। सॉर्ट बिल्कुल ही, फ्रूट्स में आप आए, हमारे पास ये पड़ा है। अब मैंने बोला फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, चला दिया मैंने, ठीक है। तो किसी को समझ आया क्या हुआ? उल्टा नहीं किया ये, हाँ अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसने इसको अरेंज कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। ए पहले आता है तो उसने पहले ए वाला एलिमेंट रखा, फिर एम बाद में आ रहा है तो उसने एम वाला रखा, फिर पी आ रहा है तो पी। स्टार्टिंग अल्फाबेट का ऑर्डर हाँ चेक करेगा, स्टार्टिंग पे देखता है, अगर 2 सेम हो जाते हैं तो फिर दूसरे अल्फ़ाबेट पे जाता है। ये सीक्वेंस होता है। क्या? तो आई थिंक इसका -1 होता है, यदि मैंने ट्राई नहीं किया है। नहीं सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं हो गए, अगर नंबर्स भी हो तो इसका चेक करता हूँ मैं, क्या इसका ऑपोजिट है इसका वैसे। क्या सिर्फ अल्फाबेट्स भी लेके 1 2 3 भी हो तो हाँ वो ट्राई कर लेते हैं। ये डॉट सॉर्ट, वैसे 1 2 3 है तो ये 1 2 3 ही रहेगा। 1 5 6 2 हाँ बीट इज इक्वल्स टू 5 9 3, ठीक है। तो बी डॉट सॉर्ट, तो उसने 3 5 9 कर दिया। सॉर्ट, सिंपल सॉर्ट, ठीक है। अब आपका सॉर्ट हो गया, उसके बाद है आपका हम्म,
हो गया। तो हमने सॉर्ट देख लिया, सॉर्ट को आते हैं, एक मिनट 8 पे आते हैं। 8 है स्लाइस, सही है। स्लाइस बेसिकली अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को काटना, पीसेस बनाना, उसके स्लाइसेस बनाना, ठीक है। तो एरे के स्लाइसेस भी इसका बिल्कुल वही मतलब है। हम बेसिकली एरे को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो फ्रूट्स है, फ्रूट्स डॉट स्लाइस, और स्लाइस आपको क्या एक्सेप्ट करता है, अब देखिए वो आपको क्या जावास्क्रिप्ट बता रहा है, स्टार्ट और एंड। लेकिन इसमें कल भी थोड़ी बात आपको बहुत कंफ्यूज कर गई थी कि जो एंड वाला पोजीशन होगा वो शामिल नहीं होता, ठीक है। ये कल भी मैंने कहा था कि जो एंड पे आप पोजीशन बताओगे वो खुद शामिल नहीं होगी, उससे एक कदम पहले वो रुक जाता है। ये क्या मतलब है, अब पहला क्या है एप्पल, तो पहले मैं आता हूँ 0। अब वो पहले वाला 0 जो है ये शामिल करेगा, स्टार्ट वाले को शामिल करता है, एंड वाली पोजीशन को वो निकाल देता है, सही है। आपने कॉमा दिया, अब आपको एंड बताना है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे कहाँ तक चाहिए, पाइनएप्पल तक चाहिए, तो मैं उससे पोजीशन कहाँ तक की बताऊँगा, सॉरी मैंगो, इधर दोनों पाइनएप्पल है, इसको सही करते हैं ये दो बकवास है, तो इसको फ्रूट्स और सही है। सही है, तो मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज कर दिया, लेकिन वो मसला ये हो गया कि मैंने गलत पोजीशन दे दी थी, उसने आखिरी में डाल दिया। खैर चलो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब मुझे चाहिए, चलो एप्पल और मैंगो चाहिए मुझे, बस एप्पल और मैंगो चाहिए। तो 0 में दूंगा एप्पल से, क्योंकि मुझे उससे स्टार्ट करना है, क्योंकि वो जाएगा कहाँ से, वो यहाँ से देखना शुरू करेगा, ठीक है। तो मुझे, मैं कह रहा हूँ कि एप्पल से स्टार्ट करो, कहाँ पे रुक जाओ, मैंगो तक। तो मैं उसे पोजीशन किसकी बताऊंगा, बेसिकली इसकी। तो 0 1 2, तो 0,2 डॉट स्लाइस 0,2। तो आपको क्या फॉरवर्ड कर रहा है वो, एप्पल और मैंगो। तो ये बेसिकली स्लाइसिंग है, ये एरे को आप स्लाइस कर रहे हो। क्या सॉर्ट इसमें वो नहीं, जावास्क्रिप्ट पे सॉर्ट काम नहीं करता रिवर्स में, वो पीछे लिखा हुआ था। इन्होंने उसका बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ किया हुआ है कि उन्होंने पहले सॉर्ट कर लिया, फिर उसको रिवर्स कर दिया, वो डिसेंडिंग हो गया ये भी अच्छा है। तो बेसिकली इनका एक सवाल था, इन्होंने बोला कि हमने सॉर्ट किया, वो तो जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, इन्होंने बोला मुझे सॉर्ट करना है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है, ये दिया हुआ है कि आप पहले उसको सॉर्ट कर लो, उसके बाद उस पर रिवर्स लगा दो। तो पहले उसको सॉर्ट कर लेगा, फिर उसको रिवर्स कर देगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा बेसिकली। तो ये आपका स्लाइसिंग है। अब स्लाइसिंग में एक और एक टेढ़ी चीज़ है जो कि पता नहीं क्यों है, लेकिन है, जिसका मुझे पाइथन में समझ आता है, वो बहुत इजीली यूज़ करता है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हिला देता है बिल्कुल बंदे के, ठीक है। अब पहले पे तो 0 है, यहाँ से 0 1 2 3 4, आखिरी क्या है 4, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको कहता हूँ माइनस, इसको अभी रिमूव करो, -3, ठीक है। तो वो कहाँ से शुरू कर रहा है, पाइनएप्पल, यहाँ यानी यहाँ से, ठीक है, 3 से। अब इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि ये हमेशा इधर जा रहा है, इधर,
इसका मतलब है कि इसने शुरू अगर पाइनएप्पल से आपने किया है ना स्टार्ट, आपने -3 दिया, हालांकि आप बिल्कुल पीछे से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर में देखो, फ्रंट से नहीं देखो। इसका बेसिकली यूजेज ये है कि अगर आपको लास्ट 100 वैल्यूज़ का स्कोर चाहिए, एवरेज चाहिए, आपको स्कोर है चाहिए लेकिन लास्ट 100 वैल्यूज़ का, तो आप बेसिकली क्या टाइप करोगे, -100। तो वो -100 वैल्यूज से स्टार्ट करेगा और एंड तक चलेगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा पाइथन और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इधर डिफर करता है कि अगर आप -3, -2 अगर बैक की भी लोकेशन लिख लो ना, इसका मतलब है कि अभी -3 कहाँ पर है, इधर है, इस पोजीशन पे, और 2 ये है। तो अगर आप -2 भी लिख लो ना, तो पाइथन फिर भी इन सबको कवर करके ले आता है, क्योंकि आप यूं ही चलोगे तो वो यूं ही आता है। तो मैंने देखा कि जावास्क्रिप्ट ये काम नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट इस पर एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये मैं आगे इसके चल रहा हूँ, क्योंकि देखें -3 के आगे वो क्या दिखा रहा है, पाइनएप्पल और ऑरेंज। उसको पता ही नहीं है कि अब एप्पल है भी, क्योंकि वो बिल्कुल यूँ इधर से चल के इधर आके ख़त्म हो गया। अब उसको आगे का कुछ पता ही नहीं है। जब आप उसको -2 या 0 की वैल्यू दे दोगे ना इंडेक्स की, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा है। तो अगर आप उसको -3 दोगे, यानी कि यहाँ पाइनएप्पल से इसको स्टार्ट करवाओगे और इसको आगे आपको रोकना है, तो आप इसके आगे वाली ही पोजीशन कोई बता सकते हो, कोई पीछे वाली पोजीशन आप उसको नहीं बता सकते, वो उस पर एरर दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करें, घर पे जाके इसको स्लाइस को बार बार चला के देखें, तो आपको ये बात दिमाग में बैठेगी कि ये हो क्या है। ठीक है, अभी मैं कितना भी इसको बार बार लिखूंगा तो आप लोगों को ये बात थोड़ी फिर भी कंफ्यूजिंग लगेगी। बेटर ये है कि आप एक सिंपल एरे बनाएं और उस पर आप पहले नॉर्मल वाली स्लाइसिंग लगाएं, फिर आप उसको ये माइनस वाली लगा के चेक करें। सबसे पहले आप माइनस लिख के और उसको बस छोड़ दें, तो वो आपको बताएगा कि इसके आगे कितनी वैल्यूज़ हैं। अब आप इसके आगे की वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करनी है, अगर आपको ये -3 यानी कि लास्ट की 3 चाहिए, तो आपने -3 कर दिया, तो आपको लास्ट की 3 वैल्यूज़ मिल गई। वैसे स्लाइसिंग का ये रूल है। तो नॉर्मली तो भाई ये वाला यूज़ होता है कि मैंने 1 से स्टार्ट किया और मुझे 5 तक वैल्यूज़ दे दो, स्लाइस दे दिया, सॉरी, सही है। स्लाइसिंग मतलब मैंने एक हिस्सा काट लिया है किसका, एक्चुअल एरे का, ओरिजिनल एरे का। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो हिस्सा मैंने अब काटा है, इसको आपको दूसरी एरे वेरिएबल में सेव करना होगा, वरना ये ज़ाया हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। सही है, इसमें ये वाली कहानी है। अगर आप स्लाइस लगाओगे तो ओरिजिनल वेरिएबल पे कोई असर नहीं आता। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग है। अच्छा, ये वाली स्लाइसिंग तो सबको पता है, ये तो मैंने बार बार इस्तेमाल भी किया। अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो आप इधर इंडेक्स नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ज़्यादा इजी है और ज़्यादा मुझे आसान लगती है। अच्छा, मज़े की बात है कि जो पाइथन है उसमें स्लाइसिंग ऐसे होती है कि हम इधर कॉलन लगा देते हैं और इधर 5 लिख देते हैं, बस कि 3 से शुरू हो 5 पे ख़त्म हो जाओ, बहुत ईजिली। इधर कोई डॉट स्लाइस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट बस ये करो तो वापस मिल जाता है। तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो मैंने सोचा कि शायद जावास्क्रिप्ट ने इसमें ऐड कर लिया हो, लेकिन मैं ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो एरर दे रहा था। और मैं आपके सामने भी कर लेता हूँ तो एरर देगा। अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप पाइथन में कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो आपको वो स्लाइस वाला काम करके देगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मुमासलत है, एक जैसी हैं, लेकिन कहीं कहीं भी थोड़ा थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है, और इसकी वजह से मुझे भी परेशानी आती है। मैं बोलता हूँ ये क्यों नहीं चला। खैर, अब आ जाते हैं आखिरी आज का जो है एरे मेथड, आखिरी क्लास का आखिरी लफ्ज़ है। ठीक है, तो वो क्या है, स्प्लाइस। अब स्लाइस था काटना, वो रिमूव करना, तो इसका कोई अपोजिट भी होगा, एडिशन, जोड़ना। तो वो क्या है, स्प्लाइस। स्प्लाइस आपको क्या कहता है, स्प्लाइस आपको कहता है कि ये आपकी एरे है। ठीक है, स्प्लाइस में थोड़े लफ्ज़ ज़्यादा आएंगे, डॉट स्प्लाइस। अब देखें, ये कंसोल आपको ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देता है कि जब आप इधर पॉइंटर रखेंगे इसके ब्रैकेट के बीच में, तो आपको बताएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ उठाता है।
पहली वैल्यू पे क्या उठाएगा वो, स्टार्ट, कि वो कहाँ से एडिशन शुरू करे। ये बेसिकली स्टार्ट जब भी आएगा या एंड जब भी आएगा, बेसिकली वो इंडेक्स मांग रहा है आपसे। इंडेक्स समझते हैं सर? इंडेक्स समझ मतलब है पोजीशन, एरे की एरे में जो पोजीशंस हैं वो। और दूसरा है डिलीट काउंट। अच्छा, ये दो चीज़ें एक साथ कर सकता है स्प्लाइस। ये एडिशन भी कर देगा उस पॉइंट पे, उससे आगे अगर आपको कोई फर्ज करें डिलीट करना था, जैसे कि आपके पास एक एरे है उसमें 10 एलिमेंट है, अब आप उस एरे के अंदर आपको 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो एरे वो 10 काउंट की ही रहे, तो 12 ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने स्टार्ट फर्ज करें उसको, जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे भी उसको ऐड करना वो आपने ऐड भी कर दिया, और आप यहाँ पे डिलीट काउंट में जब 2 लिख देंगे तो उस जहाँ पे आपने स्टार्ट लिखा था उससे आगे 2 वैल्यूज डिलीट भी कर देगा। इसको अभी हम करके देखते हैं। और आखिरी चीज़ वो क्या कह रहा है, आइटम्स। लेकिन आइटम्स के आगे क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली वो आपको बता रहा है कि मुझे नहीं पता आपके आइटम्स कितने हैं, ठीक है, तो आप कितने भी चाहें आइटम्स इसको दे सकते हैं। तो अगर हम इधर आए तो मैं चाहता हूँ कि 0 1 मैंगो के बाद आए, ठीक है, तो पहला मैं देता हूँ 1 कॉमा, अभी मैं कहता हूँ कुछ भी डिलीट ना करो, 0। अब देखें डिलीट काउंट बोल्ड हो गया, इसका मतलब है कि ये 0 वो समझ रहा है कि क्या है, डिलीट काउंट है। तो मुझे डिलीट काउंट अभी कुछ नहीं दे रहा, अभी मुझे आइटम्स देने हैं। तो आइटम्स पे अब देते हैं हम ग्रेप्स दे देते हैं, ठीक है। मैंने एंटर मारा तो बेसिकली फ्रूट्स। अब देखें मैंने कौन सी पोजीशन दी थी इसको, 1 0 1, तो उसने अब मैंगो पे क्या पुश कर दिया है, ग्रेप्स, जो मैंने उसको ऐड करने को कहा था। अब यही काम अगर मैं कहता हूँ इसको दोबारा डॉट स्प्लाइस, अब मैं कहता हूँ स्टार्ट 0 से करो, ठीक है, और डिलीट 1 करो, ठीक है। अब इसको एप्पल 2 कह लो यार, ठीक है। अब मैंने एक कंडीशन बना ली है सिंपल, कि मैं कह रहा हूँ कि 0 के बाद मतलब ऐड कर लो, 0 पे ऐड कर लो, और कितना डिलीट करो, 1। तो अब इसको ज़रा करके देखते हैं। तो क्या डिलीट हुआ, यहाँ से देखें, जहाँ पे उसने वो चीज़ पुश की, हुआ ये कि उसके जब यहाँ पे उसने एप्पल की जगह पे 0 पोजीशन पे वो एप्पल पुश किया, तो एप्पल इसके बाद आ गया। तो मैंने क्या बोला हुआ है कि इसके बाद जो एक पोजीशन आए उसको डिलीट कर दो, 1 को। तो उसने एप्पल को उड़ा के ये आपको दिखा रहा है कि मैंने एप्पल डिलीट कर दिया है, और यहाँ पर जो आपने पोजीशन लिखी हुई थी वो वहाँ पे पुश हो गई थी, ठीक है। ये स्प्लाइस का काम है, लेकिन इसमें एक एडिशन हो सकती है। आप इस फ्रूट्स को दोबारा देखें, ठीक है। अब फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 0 पे ही ऐड करो, कुछ भी डिलीट ना करो, 0, ठीक है। एप्पल 3 एप्पल 4। अब मैं कितनी एडिशंस करवा रहा हूँ, 2, सही है। तो मैं इसको एंटर दबाता हूँ, फ्रूट्स लगाता हूँ, तो 0 पोजीशन पे एप्पल 3 और एप्पल 4 दोनों आ गए। तो इसका मतलब है कि आप मल्टीपल एंट्री एक साथ कर सकते हैं, आप बस कॉमा दबा के आगे आगे काम कर लें। वो जो आइटम्स के आगे 3 डॉट्स लगे हुए थे ना, उसका यही मतलब था कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितने चाहें एलिमेंट्स इस पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्प्लाइस है। तो देखिए ये कोई बात नहीं। तो ये आपके एरे मेथड्स हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपके कोई एरे मेथड्स हैं तो वो यही हैं। इनमें से मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, वो उनमें सबसे पहले ये एक इंडेक्स ऑफ है, ठीक है। उसके बाद ये पुश है, ठीक है, और उसके बाद ये स्लाइस है,
ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन प्रैक्टिस ज़्यादा आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे और ये आपके पास काम इसका आएगा। वरना ये आपके पास सारे टूल्स हैं, आपको कोई भी कंडीशन आती है जहाँ पे आपको ऐसी कोई फंक्शनैलिटी चाहिए, आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया? अब एक और हम टॉपिक पढ़ते हैं। अब एरे मेथड्स का टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। एरेज के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया है, एरेज को बहुत मैनिपुलेट कर दिया है, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस बहुत बाकी है। तो मुझे पता है कि जब आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर लेंगे, सही है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये मैं तभी लिखता जा रहा हूँ कि उस दिन ये ओपन करके नेक्स्ट वीक आपको ये सब कुछ करके दिखाना है जो भी यहाँ लिखा है, ठीक है। उसमें एक और चीज़ अभी ऐड कर देते हैं, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी आप जितनी भी जावास्क्रिप्ट के टूल्स हैं वो आप वन बाय वन पढ़ रहे हैं। एरे मेथड्स के कुछ एडवांस्ड एरे मेथड्स हैं जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, ये बेसिक है। एक मैप है, एक फ़िल्टर है, एक फॉर ईच है, वो लेकिन तब पढ़ाऊँगा जब फंक्शंस और फॉर लूप आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर फंक्शंस और लूप का आपको कोई आइडिया नहीं होगा और कंडीशंस का, तो वो आपको समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो लेकिन मुझे फिर भी अगर आप याद करा दीजिएगा कि एरे मेथड्स में 3 एडवांस्ड एरे मेथड्स आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या, मैप होता फॉर ईच पेंडिंग। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रोग्रामिंग में एरे मेथड्स में इन सबसे ज़्यादा कोई अगर यूज़ हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा कोई यूज़ होने वाला ये दो हैं, ये फॉर ईच और मैप। इनका यूजेज एक्चुअली सबसे ज़्यादा होता है। वो आपको पता लगेगा क्यों, उसकी क्या वजह है। फ़िल्टर बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैप और फॉर ईच एडवांस्ड है। ये सर्वर साइड लैंग्वेजेस में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। सर्वर्स जब आप लिखोगे Node.js में तो ये सेम चीज़ इस्तेमाल होगी। फॉर ईच तो बहुत होगा, बहुत होगा। अब आप आ जाओ लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की लिस्ट निकाल लेते हैं। वैसे ये आप लोगों ने थोड़ा कॉमन सेंस ही है, खैर कॉमन सेंस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में भरी पड़ी है, सही बात है ना यार, हंस रहे हो यार, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो एक कंडीशन आपसे लेते हैं और उसका एक बूलियन आपको आउटपुट देते हैं। ये बड़ी टेक्निकल ज़बान हो गई जो कि मुझे खुद भी नहीं अच्छी लगती। सिंपल ये क्या करता है, 3 मेजर है, सही है। वो 3 कौन कौन से हैं? एंड, और नॉट। एंड का मतलब होता है कि कंडीशन 1 भी सही हो, कंडीशन 2 भी सही हो तो चलो, एंड का ये मतलब होता है, ठीक है। और का मतलब होता है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से कोई एक भी सही हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो चल जाओ, ठीक है। ये आपकी कौन सी हो गई? और नॉट क्या कहता है कि जो भी कंडीशन है उसको अपोजिट कर दो। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर कहीं से ट्रू आ रहा है तो मैं उसको फॉल्स कर दूंगा, कहीं से मेरे पास फॉल्स आ रहा है तो उसको मैं ट्रू कर दूंगा। अब आप पूछोगे कि ये कौन पागल है जो ऐसे कर रहा है, उसकी क्या वजह है? तो बेसिकली होता यह है कि जब आप लूप लगा रहे होते हो, जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता होता है कि एक कंडीशन शुरू में फॉल्स आनी है। अब वो फॉल्स आएगी तो लूप नहीं चलेगा। ये लूप तब चलता है जब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही हो, वो तब वो ब्रेक हो जाता है जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए। तो आप बेसिकली क्या करते हो, उस कंडीशन को ऑपोजिट कर देते हो, नॉट लगा देते हो उसके आगे ये वाला। तो तब आपको पता होता है कि पहले कंडीशन फॉल्स आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, जैसे ही ट्रू आए तो रुक जाओ। तो होता यह है कि जैसे जैसे फॉल्स आता है वो नॉट उसको ट्रू बनाता चला जाता है, फॉल्स की जगह ट्रू, फॉल्स की जगह ट्रू। जैसे ही ट्रू आता है वो उसको फॉल्स कर देता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप रुक गया। तो प्रोग्रामिंग में नॉर्मली ये नॉट इसलिए इस्तेमाल होता है कंडीशंस को ऑपोजिट करने के लिए। खैर सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, इन्होंने इसकी लिस्ट क्यों नहीं बनाई? ये रहा, नहीं यार इसकी अच्छी सी लिस्ट होनी चाहिए। क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, ये रहा। और हो गया
एंड हो गया, नॉट हो गया, क्या यार ये बेसिक तो देख। पे मिल जाएगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स लिस्ट, बल्कि इसको कह दो ऑपरेटर्स लिस्ट JS, ठीक है। तो ये अब आपको लिस्ट दे देनी चाहिए। हाँ अच्छा जी, हम लोग खुद ही देख लेते हैं यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, शायद मुझे पता ही है, खुद ही देख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर पहली बात क्या होता है? मैंने बोला कि ऑपरेटर एक कंडीशन चेक करता है, सही है। ऑपरेटर बेसिकली, ऑपरेटर किसको कहते हैं? जो कोई काम करे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? कोई कंडीशन बनाता है। सबसे पहली है जावास्क्रिप्ट की पहली कंडीशन क्या है? इक्वल, सही है। ये कंडीशन क्या करती है? ये सिंपली चेक करती है कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो एक जैसे हैं या नहीं। बहुत आसान, याद रहे इसमें दो इक्वल है। अगर आप एक इक्वल लिख दोगे तो वो समझेगा कि आप वेरिएबल सेट कर रहे हो, सही है। वेरिएबल सेट करते हो तो एक इक्वल आता है, जब दो इक्वल है तो अब ये लॉजिकल ऑपरेटर है। और इसको हम यूज करके देख लेते हैं, बहुत आसान इसको यूज करना। हम कहता हूँ मैं कि भाई ये एप्पल है, ये एप्पल है, तो ये नीचे क्या कह रहा है? ट्रू, सिंपल। मैंने बोला कि भाई क्या एप्पल एप्पल बराबर है, मुझे जावास्क्रिप्ट ने रिटर्न क्या किया? ट्रू। कंडीशंस का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का हमेशा आउटपुट क्या आएगा? बूलियन। क्या आएगा? बूलियन। तो यहाँ पर हमें ट्रू क्या आ रहा है? बूलियन आ रहा है। तो ये बात हम ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर येस नो कुछ भी नहीं आता, हमेशा बूलियन आएगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो पहली ये इक्वल है, दूसरी है लेस देन, ठीक है। लेस देन, ये देन की क्या स्पेलिंग है? सही है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 इज लेस देन 2, तो कह रहा है ट्रू। मैं कह रहा हूँ 2 इज लेस देन 3, कह रहा है ट्रू। अगर मैं कह रहा हूँ 4 इज लेस देन 4, तो वो क्या कह रहा है? फॉल्स। सही कह रहा है वो, सही है। 4 इज लेस देन 4 का आंसर हमेशा फॉल्स रहेगा, कोई भी सेम नंबर हो। 5 इज लेस देन 5 तो वो फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि 5 के बराबर है, वो लेस देन नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक आता है, हाँ वो अभी वही आ रहा है। नहीं नहीं, क्यों अभी आएगा भाई? लेस देन एंड इक्वल। अब क्या कहता है वो? 4/4 इक्वल। अब वो क्या चेक करेगा? बोलेगा कि भाई ये जो, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा ऊपर लाते हैं, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि ये वाला नंबर जो है, पहला वाला, ये इस नंबर से या छोटा हो या इसके बराबर हो। तो ये सिंपल ये वाली कंडीशन है और ये सही चल रही है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये इसको फॉल्स हो जाना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। क्या? हाँ वो लेस देन है। अच्छा -2 करेगा, -3 ट्रू ही रहेगा, क्योंकि -3 उससे छोटा है। अगर आप जाएं तो मैथ्स में, यो मैंने आपको पहले भी बोला था कि नंबर लाइन कहते हैं इसको, नंबर लाइन इन मैथ्स, ये वाली, ये कभी देखी है पहले? स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं इससे, वो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये नंबर लाइन आपको बताती है कि कौन सा नंबर कहाँ पर है। तो अगर आप देखें तो वो आपको बता रहा है जो माइनस नंबर्स हैं वो 0 से छोटे होते हैं। ये हमेशा हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, ठीक है। जब भी मुझे ये पता करना हो कि मेरा जो पीछे से रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव, तो मैं उसको कैसे चेक करता हूँ? 0 से।
मैं कंडीशन क्या लगा देता हूँ कि अगर ये 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, अगर 0 से छोटा है तो ये सिंपली नेगेटिव है। ये सिंपल हम कंडीशन यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में जब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का चेक लगाना हो, बस सिंपल। इसके बाद हम एक और आते हैं, अब इसका ही वो है ऑपोजिट है, ठीक है। वो क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर तो ये साइन पलट जाएगी, ये साइन पलट जाएगी। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बहुत आसान है, उसी का ये ऑपोजिट है। अब हम क्या कह रहे हैं? इज 5 ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 5, दो कह रहा है फॉल्स। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा 5 बड़ा है 4 से, तो कह रहे हैं हाँ। सही है, सिंपल, बहुत आसान है, इसमें तो आई थिंक कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये मुझे बता रहे थे सोचा दिया था कब से। सही है। अबे ये पिस्टल है क्या है यार? रिपीटर है। चलो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका रिस्पॉन्स हमेशा ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बस आपको ये आपको देख के बता देना चाहिए। ठीक है जी। अब आ जाए उस पर लॉजिकल पे। अब लॉजिकल थोड़े से ट्रिकी हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है वो भी। 10 मिनट क्या? कितना टाइम लग जाएगा? बस नहीं अभी बस होने लगा है बस। अब ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स, तो आंसर क्या है? ट्रू। वजह क्या है? हाँ, और वाली कंडीशन है। तो आप ये बात लिखें कि ये और कंडीशन हम कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में? इससे, इसको हम कहते हैं डबल पाइप, इसको हम पाइप कहते हैं। इसको 2 पाइप आप लगाएंगे तो ये आपकी और की कंडीशन बनती है। पाइथन में सेम चीज़ें एक लगता है। फॉल्स डबल बाय ट्रू लिखेंगे तो पहले फॉल्स होता है। बेसिकली ओरिजिनली ऐसे नहीं होता। ओरिजिनली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो ये बंद हुआ। ओरिजिनली जब हम और कंडीशन कब यूज़ कर सकते हैं? ओरिजिनली हम और कंडीशन ऐसे यूज़ होती है, हम बोलते हैं कि और के JS is equals to JS। ठीक है। और कंडीशन, एंड कंडीशन और नॉट कंडीशन कब लगती है? जब बहुत ज़्यादा आपके पास कंडीशंस हो। सही है, तो आप उन कंडीशंस को कंपेयर कराने के लिए ये तीनों यूज़ करते हो, और, नॉट और एंड। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वो चेक कर रहा है कि क्या ये वाला स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के बराबर है, तो उसने रिस्पॉन्ड क्या किया होगा? ट्रू। फिर उसने ये चेक किया क्या इन दोनों के बराबर है, तो उसने रिस्पॉन्ड क्या किया? ट्रू। वैसे और कंडीशन में क्या होता है कि अगर ये पहली वाली ट्रू हो जाती है ना, तो वो दूसरे पे आता ही नहीं है, वो यहीं पे रुक जाता है, बोलता है यहाँ ट्रू है, ओके चला दो। हाँ, वो और पे आता है ना, ये रहा। तो ये पहले ये पूरी एक कंडीशन है। अगर आप इस पूरे को अलग करके लिखो, इस पूरे को आप कॉपी करो, 1 मिनट, आप इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट करो, तो ये बिल्कुल अलग से भी एक खुद कंडीशन है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। आपको ये नहीं देखना कि ये कंडीशन क्या है, आपको क्या देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ट्रू। अगर ये पहले पे ट्रू आ जाता है और ये और कंडीशन है तो ये चल जाएगा सिंपली। पहले वाली स्पेलिंग गलत करते तो दूसरे पे आएगा। हाँ, अभी इस पे चलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं पहली वाली की कंडीशन को फॉल्स करता हूँ खुद जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये फॉल्स करेगा। ठीक है, लेकिन रिप्लाई मुझे वो फिर भी क्या करता है? ट्रू। उसकी वजह ये है कि ये वाली ट्रू है। बाद वाले को
तो उसने बाद वाला चेक किया, बाद वाला ट्रू हो गया तो उसने चला दिया। नहीं, वो स्ट्रिक्ट है, वो भी आते हैं। सही है, तो ये आपका क्या है, और चेक करेगा ये सही हो या वो सही हो, दोनों में से कोई सही हो। ये कब इस्तेमाल हो सकती है, ये तब इस्तेमाल हो सकती है कि आप समझें कि एक बच्चे के, हम कंडीशन लगाते हैं कि एक बच्चे के मैथ्स में हम कहते हैं कि 40 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो वो पास है। या दूसरी कंडीशन ये है कि नहीं, उसके 40 से ज़्यादा पास नहीं है, फिर हम चेक करेंगे कि उसके फर्स्ट टर्म में अगर 50 से ज़्यादा नंबर थे तो भी उसको पास कर दो। अब ये मेरी कंडीशन है, ठीक है, कि मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ। एक तो उसको फाइनल टर्म के पेपर में उसके 40 से ज़्यादा हों, अगर नहीं है तो चेक करो कि उसके फर्स्ट टर्म में क्या वो 50 से ज़्यादा नंबर हैं। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, इसका मतलब है कि उसके या तो फर्स्ट टर्म में 50 से ज़्यादा हों, ये देखिए उर्दू का लफ्ज़ है या फिर उसका फाइनल टर्म में 40 से ज़्यादा हो, तो ही वो पास डिक्लेयर होगा। सही हो गया, तो ये और की कंडीशन है। अच्छा, एक और हो सकता है, ये सिर्फ इतना नहीं है। अगर मैं कहूँ ये JS1 है तो उसने क्या कह दिया, फॉल्स, दोनों गलत है। अब मैंने दोनों बदल दिया। ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं एक और पाइप लगाऊं, ठीक है, अब ट्रू लिख दूं, तो उसने क्या बोल दिया, ट्रू। तो आप जितनी चाहें कंडीशंस लगा सकते हैं, आप 10 और लगा दें, 15 और लगा दें, वो हर किसी को चेक करेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या ट्रू में वो कुछ भी चेक नहीं कर रहा, ये ट्रू में मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बजाय कि मैं उसको एक कंडीशन चेक करने के लिए दूं, मैं उसको डायरेक्ट मैंने ट्रू दे दिया कि ये ट्रू है। सही है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। ये बेसिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि बेसिकली होगा क्या बैक एंड पे। बिल्कुल लगा सकते हैं, उसको भी आते हैं, पहले एंड तो देखें, ठीक है। अब दूसरा क्या था, एंड। अब एंड क्या कहता है कि उसके फर्स्ट टर्म में भी 40 से ज़्यादा हो और फाइनल टर्म में भी 50 से ज़्यादा हो। जब तक वो ये दोनों कंडीशन वो मीट नहीं करेगा, वो पास नहीं है। एक ये कंडीशन है। अब CSSP है, CSSP की कंडीशन है, CSS जो एग्जाम्स होते हैं उसकी कंडीशन ये होती है कि 12 के 12 पेपर्स में वो पास होना चाहिए। वो हर पेपर के नंबर्स चेक होते हैं, उनका आप समझ लेंगे कि प्रोग्राम बना हुआ है। वो क्या चेक करता है, उसमें एंड कंडीशन लगी हुई है, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3। वो सारे पेपर्स को पहले चेक करता है, अगर सारे पेपर्स में पास हैं तो फाइनल रिजल्ट वो क्या देगा, पास। अगर सारे पेपर में से कोई एक पेपर भी फेल है तो वो क्या आ जाएगा, फेल। तो यही सेम चीज़ एंड कंडीशन करता है। अगर आप सेम ऊपर वाला देखें, ये नीचे आता हो, तो मैंने इसको कर दिया, नहीं ये चेंज नहीं होगा, ये मैंने कर दिया एंड। अरे ये पाइथन में होता है भाई, सही है। तो उसने क्या दिया, फॉल्स। हालांकि दूसरी वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। उसने फिर भी फॉल्स दिया क्योंकि पहली वाली कंडीशन फेल है, तो उसने वहीं पे रोक दिया, बोला कि भाई इससे आगे नहीं जा सकता है क्योंकि एक कंडीशन फेल हो गई। क्या चलो अच्छा, एक और इसमें सीन हो सकता है कि ट्रू फॉल्स सही है। ये चीज़ समझ आ रही है। मैंने एंड और दोनों यूज़ किए हैं, एंड और दोनों यूज़ किए हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या है कि आप भूल जाओगे यहाँ पर कुछ है, ठीक है, आप सिंपली यहाँ से चलो, सही है, आप इसको हाथ रख लोगे ये है ही नहीं। आपको और का कॉन्सेप्ट पता है कि दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव होगा तो उसका जवाब क्या होगा, ट्रू। तो इस पूरे की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ट्रू आएगा। तो एंड के बाद भी क्या है, ट्रू। तो ट्रू के दोनों तरफ ट्रू हो जाए तो एंड कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो दोनों यूज करने का ये तरीका है। अच्छा, अभी आप देखें, मैंने ये हरकत नहीं की, वरना
मैं ये करने लगा था थोड़ी देर में। तो एक्चुअल में दिखेगा कुछ ऐसा, वो ट्रू मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया है कि जब ये सॉल्व होगा तो वो उसकी जगह पे ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ये करता तो समझाना बेकार था, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, अभी कहाँ पे ट्रू हो रहा है, कहाँ पे फॉल्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको खैर आप खुद ट्राई कीजिएगा एंड और को। अब एक और आता है आपके पास, इसको पहले लिख लेते हैं। और हो गया हमारे पास, हो गया ठीक है। अच्छा एक मिनट, हमने एक तो चीज़ पढ़ी नहीं, एक और ऑपरेटर होता है सही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आपको सबको पता है सही, वो क्या करते हैं ये भी आपको पता है सही है। एक और ऑपरेटर होता है ये परसेंटेज, इसका क्या काम, इसका मतलब क्या है? हाँ देखें ये क्या करता है, 2 मॉड्यूलाई 2, तो आंसर आएगा 0। हाँ हाँ सही है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट है डिवाइडेंट का। जब आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो किसी दूसरे नंबर से, तो मैनुअल जब हम डिवाइड नहीं करते थे ऐसे, वो ऐसे बना के यूं करके यूं बक्सा बनता था सही है, फिर अंदर एक वैल्यू होती थी, एक बाहर वैल्यू होती थी, उसको डिवाइड करते हुए जाते थे, कभी कभी हो जाता था नीचे कुछ भी नहीं बचता था, फिर मैं लकीर मार के ऐसे एक्स एक्स बना देते थे। जब भी ये एक्स एक्स होगा ना, तो वो रिप्लाई ये मॉड्यूलाई क्या करेगा, 0। अब जैसे कि 2 डिवाइड बाई 2, तो कट के वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसको मैं कहता हूँ 2 मॉड्यूलाई 3, तो उसने आंसर क्या दिया है 2। इसका मतलब उसने डिवाइड करने की कोशिश की, फिर जो नीचे वो बच गया ना नंबर, ये वो आपको आउटपुट करके बता देता है। क्या नहीं, इसने खुद डिवाइड किया है, जो नीचे मॉड्यूलाई बच गया ना, उसकी कैलकुलेशन में वो उसको आपके फॉरवर्ड करवा देता है। अब इसका यूज़ केस क्या है, ये कब यूज़ होता है, ये जब आपकी लूप चल रहा होता है, ऐसे एक पहला फंक्शन चला, फिर दूसरा फंक्शन चला, तीसरा फंक्शन चला, मतलब ये एक लूप में कोई फंक्शन चल रहा है। जैसा कि कल मैंने कहा था कि मेरी एक AI का एक मॉडल चल रहा था, और जब मैंने वहाँ पे घर जाके चेक किया तो 3500 पे वो रुक गया, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो गई थी, वो बंद हो गया। तो अब वो लूप पे चल रहा था, ठीक है। तो अब उस पर मैंने क्या कंडीशन लगाई हुई थी कि हर 100 वैल्यूज़ के बाद जब मेरे नंबर ऑफ एपिसोड्स जो हैं, नंबर ऑफ एपिसोड्स बेसिकली आइट्रेशंस को कहते हैं, एक आइट्रेशन दूसरी आइट्रेशन, तो उसको कहते हैं ये एपिसोड AI के अंदर नंबर ऑफ एपिसोड, इसका क्या मतलब होता है। अब उसको डिवाइड बाय, ये डिवाइड नहीं है बेसिकली, ये क्या है, मॉड्यूल है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब इस कंडीशन का मैंने ये रखी हुई है, जब ये हो जाए, मैंने उसको बोला कि जब ये कंडीशन पॉजिटिव हो जाए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने उसको बोला था कि जब ये कंडीशन हो जाए तो ग्राफ बना देना, यानी कि मैं हर 100 एपिसोड्स के बाद एक ग्राफ बना रहा था, हर 100 एपिसोड्स के बाद एक ग्राफ बना रहा था। याद है मैंने कहा था कि मैंने स्कोर्स -100 लगा के लास्ट 100 वैल्यूज़ को मैंने निकाल लिया था। तो बिल्कुल वही काम मैंने यहीं पे किया हुआ है कि हर 100 वैल्यूज़ के बाद उन लास्ट 100 वैल्यूज से क्या बन जाता था, ग्राफ। तो ये मॉड्यूलाई नॉर्मली यहाँ इस्तेमाल होता है कि आपको एक कंडीशन बतानी हो कि हर 5 एपिसोड के बाद, हर 10 एपिसोड के बाद, हर 100 एपिसोड के बाद मुझे एक कंडीशन चलानी है, तो आप उसको ऐसे चला सकते हो। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आप ये काम करते हो और दूसरा काम आप काउंटर बनाते हो। एक काउंट वैल्यू बनाते हो, उसके अंदर कोई एक इनिशियल वैल्यू 0 लिख देते हो, फिर हर लूप के साथ उसके अंदर +1 करते जाते हो। फिर आप ये कंडीशन लगा देते हो, जैसे ही ये 100 पे पहुँचे तो ये चला देना, जब भी ये 200 पे पहुँचे तो ये चला देना। ये भी आप काम कर सकते हो। इन प्रैक्टिस मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा ईजी होता है जो मॉड्यूलाई वाला है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाता है, खुद ब खुद चलता रहता है। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अब यार वो मैं भूल गया ये नोट, हाँ ये
पाइथन में ये हम NOT खुद लिख देते हैं, नॉट ट्रू, तो वो चल जाता है, बहुत आसान है। अच्छा, इस पे देखें जी, ये जावास्क्रिप्ट में फाइनली एक आपके पास ऑपरेटर रह गया है, ये मॉड्यूलाई भी हो गया आपके पास। अब आपके पास रह गया है स्लैश नॉट, जो कि रिप्रेजेंट होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क आप किसी भी बूलियन के पहले लगा देंगे तो वो उसको क्या कर देगा, ऑपोजिट। किसी भी बूलियन से पहले आप लगा देंगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अब ये चेक इट इज़ इक्वल्स टू, ये बराबर है, अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, तो वो उसके बराबर है, तो इस चेक के अंदर क्या सेव हो गया है, ट्रू। लेकिन मुझे अगर मैं कहीं पे चेक यूज़ करता हूँ, ये वेरिएबल कहीं पे यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका ऑपोजिट इफेक्ट आए, तो मैं उससे पहले सिंपली क्या लगा दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि नोट को डिफाइन करता है, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, और आज मैं थोड़ा मुतमईन हूँ, हमने थोड़ा स्लो और अच्छा खासा टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो एरे मेथड्स आप एक दफ़ा घर जाके आपने जितनी लिस्ट बनाई है, इसको एक एक 1 बाय 1 खुद चला के देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसका रिस्पॉन्स नहीं देखेंगे आपको इसकी कहानी समझ नहीं आएगी। खुद आप चलाएं, उसका रिस्पॉन्स निकालें। अब आपका दिमाग कहेगा कि इसका जवाब ये आना चाहिए, अब वो जवाब वो आता है तो आपने सही सोचा, आपका कॉन्सेप्ट सही है। अगर वो रिप्लाई नहीं आता जो आपने सोचा था, तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है, ठीक है। फिर आप मुझसे ही आके पूछ लें, या आप गूगल ही कर लें कि ये इसमें मैंने क्या गलती की है, ठीक है, व्हाट्सएप ना करें। तो ये अब हमने कंडीशंस पढ़ ली, हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, हमने डेटा टाइप्स पढ़ ली, हमने एरे मेथड्स पढ़ लिए, और हमने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ लिए। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फाइनली फंक्शंस पे जाएंगे, और फंक्शंस के बाद हम लोग लूप्स पे जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग रॉक जो हम लोग तस्वीर ले रहे हैं, थोड़ा जूम आउट कर देंगे, ठीक है।